नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव, प्रोफेसर रिटायर्ड हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पूर्व सलाहकार हरियाणा किसान आयोग। फ्रेंड्स, मैंने अभी लगभग 1 माह पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको डॉक्टर आर एस पड़ौदा कमेटी रिपोर्ट 2019, जिसे हम पॉलिसीज़ एंड एक्शन प्लान फॉर ए सिक्योर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों से आपको अवगत कराया था। ये रिपोर्ट हमारी कृषि को नई दिशा देने वाली रिपोर्ट है, जिसकी आज हमें बहुत ही आवश्यकता है। और ये रिपोर्ट किसानों को केंद्र में रख के बनाई गई है, और किसानों में भी वो किसान जो कि छोटे किसान कहे जाते हैं, मझोले किसान कहे जाते हैं, या भूमिहीन किसान हैं, जिनकी संख्या 86% है, उनको ध्यान में रख के बनाई गई है कि कैसे इन किसानों की आर्थिक स्थिति बदले और कैसे इनका हमारे देश की इकोनॉमी में बड़ी भागीदारी हो। जो हमने पिछले वीडियो में बातें बताई थी, उनका यहाँ समरी के रूप में बताना ज़रूरी है, ताकि हम जो नई जानकारी देंगे उनका आपस में अच्छी तरह लिंक हो सके। फ्रेंड्स, डॉक्टर आर एस पड़ौदा कमेटी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव ये दिया था कि जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर 2000 है और नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007 है, इनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। इनका पुनरावलोकन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ बनी थी उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थीं और हमारे उद्देश्य कुछ और थे, लेकिन अब परिस्थितियों में काफ़ी कुछ बदलाव आया है, इसलिए इनकी समीक्षा हो और एक बहुत ही अच्छी कॉम्प्रहेंसिव और बोल्ड पॉलिसी आए, ताकि उसमें हमारे जो छोटे मझोले और भूमिहीन किसान हैं उनका भी अच्छी तरीके से इकोनॉमी में भागीदारी बढ़े और हमारी एग्रीकल्चर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव व्यवसाय के रूप में उभरे और किसानों की आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार हो। इसलिए उन्होंने इस तरह की एक समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी एग्रीकल्चर की ऐसी समस्याएं हैं जो कि राष्ट्रव्यापी समस्याएं होती हैं, लेकिन हमारे देश में एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के रूप में है। इसलिए जो नेशनल लेवल की योजनाएं होती हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए जो राष्ट्रव्यापी समस्याएं हैं, जैसे जल की समस्या है, या एनर्जी से रिलेटेड समस्याएं हैं, या पर्यावरण की समस्याएं हैं, या जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं, बायो वेस्ट मैनेजमेंट की समस्याएं हैं, फर्टिलाइजर से रिलेटेड समस्याएं हैं, या जो अच्छे बीज की समस्याएं आ जाती हैं। इस तरह की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो किसी राज्य तक सीमित नहीं हैं, वो राष्ट्रव्यापी समस्याएं होती हैं और उनको सॉल्व करने के लिए नेशनल लेवल पर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया कि एक नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फार्मर वेलफेयर काउंसिल बने, जिसके अध्यक्ष खुद प्राइम मिनिस्टर साहब हों, और उसकी उनमें जो कमेटी मेंबर्स हैं उन सब वो भी सुझाए गए हैं कौन कौन होना चाहिए। उसका पर्पज़ यही है कि जो राष्ट्रव्यापी समस्याएं एग्रीकल्चर के हैं उनका समाधान जल्दी से जल्दी हो सके, उसका निरीक्षण और जो प्रोग्राम है उनका इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी इस काउंसिल की होनी चाहिए। और उन्होंने एक ये सुझाव दिया कि जो फार्मर्स वेलफेयर कमीशंस हैं उनको बनाना चाहिए हर एक स्टेट में और नेशनल लेवल पर भी, और इन कमीशंस की जो पावर्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हों जैसे वुमेन कमीशन की हैं, या जैसे ST कमीशन के पास पावर्स होते हैं, वैसे ही हमारे फार्मर्स वेलफेयर कमीशन स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के उनके पास भी होने चाहिए, ताकि वो अच्छा सामंजस्य स्थापित कर सकें सरकार और किसानों के बीच में, और जो प्रोग्राम्स हैं उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अच्छा एक सामंजस्य स्थापित हो, तो हमारी कृषि को अच्छा बढ़ावा मिलेगा। एक उन्होंने ये और सुझाव दिया कि एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन यूनिट होना चाहिए, जो कि हमारे पुराने या नए जितने भी योजनाएं चल रही हैं, मिशंस चल रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट तरीके से उनकी समीक्षा होगी। क्या वास्तव में ये इनका कोई फ़ायदा है या नहीं है? अगर नहीं है तो इनको क्यों रखा जाए, अगर है तो इनको और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। इस तरह का ये यूनिट हो, लेकिन ये किसी दबाव में काम न करे, इंडिपेंडेंट यूनिट होना चाहिए, और वो अपनी इंडिपेंडेंट ही रिपोर्ट दे, उस पर सरकार एक्ट करे। इसके साथ ही एक उन्होंने एक बहुत अच्छा इस कमेटी ने सुझाव ये दिया कि जो सब्सिडीज़ हैं उनका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
एक 2016-17 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि एक साल में 3.82 लाख करोड़ रुपए सब्सिडीज के रूप में दिए गए, जबकि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए। तो डेवलपमेंट कैसे होगा जब सारा पैसा सब्सिडीज में चला जाएगा? लेकिन उन्होंने सब्सिडीज़ को बंद करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये सब्सिडीज़ इस तरह से दी जाएँ कि हर एक किसान तक जाएँ, छोटे किसान के पास भी, मझोले के पास भी और भूमिहीन किसान के पास भी। लेकिन इस समय हो क्या रहा है कि ये सारी की सारी सब्सिडीज़ जो हैं एक छोटा वर्ग किसानों का है, वो इसका फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर बदलना चाहिए और इसको प्रोत्साहन के रूप में देना चाहिए। काफ़ी अच्छी तरीके से इसको एलेबोरेट उसमें किया गया है, लेकिन उन्होंने एक ख़ास बात ये कही है कि अगर एक मुश्त ही देना है सब्सिडी, उनको प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर उन सभी किसानों को दिया जाए जिनके पास 4 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन है, तो इनके पास पहुंचेगा। और ये जो सब्सिडी है या प्रोत्साहन राशि है, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बैंक में हो, किसी के थ्रू ना हो, तो किसानों को फ़ायदा होगा। एक उन्होंने एमएसपी के बारे में ये अपनी अनुशंसा की कि एमएसपी का स्ट्रक्चर भी बदलना चाहिए। ये इस समय जो राइस व्हीट एरिया के जो किसान हैं, बड़े किसान हैं, उन्हीं को फ़ायदा होता है। छोटे किसान वहाँ भी फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि जिसमें छोटा किसान भी इसका फ़ायदा उठाए और बड़ा किसान भी इसका फ़ायदा उठाए। और उन्होंने तिलहन और दलहन की फसलों के लिए जो टोटल बजट है एमएसपी का, उसको भी डबल करने की बात कही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं या और बहुत सारी फसलें हैं जिनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, उनके लिए अलग से एमएसपी निर्धारण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक अपना सुझाव दिया है कि जो हमारा एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017, और दूसरा जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 है, इनको जल्दी से जल्दी लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि जो हमारे छोटे किसान हैं या मझोले किसान हैं, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये या तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएं या कोऑपरेटिव्स बनाएं या एफपीओज बनाएं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं, तभी उनको एक तो सरकारी योजनाओं का भी फ़ायदा मिलेगा और अपने आप को जो ऊपर उठाने के लिए एक रास्ता उनको मिल जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल मार्केट तक जाने को उनको रास्ता मिलेगा। और इस समय वो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास सरकारी योजनाओं का कोई फ़ायदा ही नहीं पहुंच पा रहा है। जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो बड़े किसान ही उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनको जाना चाहिए, या फिर ये हमारे छोटे किसान भाई या मझोले किसान भाई अपने एफपीओज बनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं या कोऑपरेटिव्स बनाएं, तभी उनको फ़ायदा हो सकता है। हमारी एग्रीकल्चर के बहुत बड़े बड़े टारगेट फिक्स हो चुके हैं। एक तो उसमें ये है कि 2024 तक हमारे देश की इकोनॉमी का जो साइज़ है वो $5 ट्रिलियन का होना चाहिए, और इस साइज़ को बनाने में हमारी एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और उस भूमिका को निभाने के लिए एग्रीकल्चर को बहुत ही सशक्त बनाना है और उसकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा बनाना है। इस समय हमारी एग्रीकल्चर जो है वो जो उसकी क्षमता है उससे कम परफॉर्म कर रही है। इसलिए उस क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, और तभी जो किसानों की इनकम डबल करने का 2024 तक का जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त किया जा सकता है। और एक ये हमारे और कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारा युवा है, जो कि कृषि से दूर भाग रहा है और गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं, उनको कृषि में कैसे रोका जाए। उसके लिए आवश्यक है कि जॉब जो हैं एग्रीकल्चर के वो ऐसे हों, रेस्पेक्टफुल हों, समाज में उनको मान्यता हो, वो भी हमें करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फिक्स किए हैं 2030 तक अचीव करने के, वो ही अचीव हो जाएंगे। और पेरिस ट्रीटी में जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड गोल्स हैं उनको भी हम अचीव कर सकते हैं। इन सब के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करती हैं या अनुसंधान करती हैं, एक्सटेंशन का काम करती हैं, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। और ये इंस्टीट्यूशंस
अपने आप में बहुत ही अहम रोल पहले भी अदा कर चुके हैं और अब इनको और स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये दुनिया का बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और इसको अब कुछ कोशिशें ऐसी हो रही हैं कि इसको छोटा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करना एक एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तर्ज पर एक ऑटोनोमस स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाई जाए और एक कॉरपोरेट सेक्टर की तरह से इसको आगे बढ़ने के लिए जाना चाहिए। तभी एग्रीकल्चर में एक नए युग की शुरुआत होगी। और साथ ही जो एग्रीकल्चर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाने की भी आवश्यकता है, ताकि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है एग्रीकल्चर का वो बहुत ऊंचा हो। इसमें अब जो लेटेस्ट साइंसेस हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाली साइंसेस हैं, वो सब एग्रीकल्चर में आ चुकी हैं। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी इस तरह का हो कि उस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करे और उनको इम्प्लीमेंट भी करे, तभी हमारी खेती को फ़ायदा हो सकता है। और इसके लिए जो हमारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी बहुत स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। इन यूनिवर्सिटीज़ ने भी काफ़ी अच्छा रोल अदा किया है हमारी फूड सिक्योरिटी को लाने में, तो इनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि इन यूनिवर्सिटीज़ को बाइफरकेट और ट्राइफरकेट किया जा रहा है, तो इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसको अच्छी तरीके से अब जांचने की आवश्यकता है कि क्या इससे कोई फ़ायदा है या नहीं है, और इससे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा वो कैसा होगा, जो रिसर्च होगी वो कैसी होगी। इनका रोल पहले बहुत ही अच्छा रहा है और आगे भी इनको अगर इनका रोल अगर अच्छा रखना है तो इनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 50-60 साल पुरानी हो चुकी हैं, उनको एक मुश्त सहायता दी जाए, कम से कम 50 करोड़ रुपए की, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर सकें। इसी तरीके से जो KVKs की मैंडेट है उसमें भी बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम इनकी जो मैंडेट थी, अब जो नई परिस्थितियाँ जो उभर रही हैं उसमें इनकी मैंडेट में आमूलचूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है। इसी तरह से जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और उनका रोल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाने की आवश्यकता है। अब ये देखिए कि जो KVKs हैं ये पूरे इंडिया में लगभग 720 हैं और लगभग 676 आत्मा के सेंटर भी हैं। इनसे एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका एक्सटेंशन किया जाता है और स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाई जाती हैं। लेकिन अब उन टेक्नोलॉजीज़ की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके बारे में सब लोग जान चुके हैं, किसान भाइयों को बहुत कुछ नॉलेज हो चुकी है। अब नई तरह की टेक्नोलॉजी जो हैं उनसे सशक्त करना है हमारे किसान भाइयों को और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि सोशल बिहेवियर और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल एग्रीकल्चर, और जो एग्रीकल्चर में उद्यमता है उसको कैसे बढ़ाएं, वैल्यू एडिशन करने की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का समावेश कैसे हो, और बिजनेस डेवलपमेंट के तरीके उनको, किसानों को और युवाओं को अच्छी तरीके से समझाए जाएं, वैल्यू चेन बनाने के तरीके उनको आने चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में कैसे जाएं उनकी अच्छी नॉलेज हमारे जो युवा खेती से जुड़े हुए हैं या किसान भाई हैं उनको कराने की आवश्यकता है। और पार्टनरशिप, चाहे वो कंपनीज के साथ हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के साथ हो, रिसर्चर्स के साथ हो, वो कैसे डेवलप हो, वो सब इनको सिखाने की आवश्यकता है। और अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें और उनका संरक्षण कैसे करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से, वो सब उनको सिखाने की आवश्यकता है। इसलिए ये रिकमेंडेशन है डॉक्टर पड़ौदा कमेटी की कि इन सेंटर्स को अब नॉलेज स्किल इनोवेशन सेंटर्स के रूप में डेवलप किया जाए। इसी तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके कुछ मैंडेट जैसे लैंड रिफॉर्म और कंजर्वेशन से रिलेटेड कामों को इन्हें करना है, एक्सटेंशन के काम भी में इनको शरीक होना है, वाटर और वाटर सेट मैनेजमेंट के कामों में इनको शरीक होना है।
एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन सब से रिलेटेड मैंडेट इनकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की है, लेकिन ये उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जितना होना चाहिए। उसका कारण क्या है? इसके लिए अब आवश्यकता ये है कि एक हाई पावर्ड कमेटी इसका सबका रिव्यू करे और वो ये बताए कि इनका पार्टिसिपेशन हमारे इकोनॉमी में और एग्रीकल्चर में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो नई तरह की टेक्नोलॉजीज़ का समावेश एग्रीकल्चर में हो रहा है, और अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो या तो हम टेक्नोलॉजीज़ को समावेश करने से चूक जाएंगे, और अगर करेंगे तो अच्छी तरीके से नहीं होगी और उसका जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। इसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें, जो कि अच्छी रिसर्च भी करे, अनुसंधान भी करे, एक्सटेंशन भी करे और किसानों तक उन सब चीज़ों को पहुंचाए। जैसे प्रिसीजन फार्मिंग है या पेरी अर्बन फार्मिंग है, ये आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एरिया चाइना में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंडिया में भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। बायो वेस्ट मैनेजमेंट है, रिसाइकलिंग जो फार्म वेस्ट की होती है उसको करना है, और वाटर मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना है। लेकिन ये तभी होगा जब हमारे पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स और नॉलेजेबल ह्यूमन रिसोर्स होगा। वर्टिकल फार्मिंग और एरोपोनिक्स और स्पेस एग्रीकल्चर, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ये भी हमारे एग्रीकल्चर में आ चुके हैं, और इन सेक्टर्स को भी स्ट्रेंथन तभी हम कर पाएंगे जब हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को पैदा करेंगे। इसी तरह से जो प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी हैं उनको अपनाना और उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया में प्रोसेस्ड फूड का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसको हमें कैप्चर करना है इस मार्केट को, और वो तभी हम कैप्चर कर सकते हैं जब हमारे युवा इन टेक्नोलॉजीज़ को सीखें और अपनाएं और उद्यमता इस की तरफ बढ़ें। बायो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें भी हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए। और इस तरीके से अब देखिए कि रोबोटिक्स, ड्रोन, ये भी हमारे एग्रीकल्चर में अपना रोल प्ले करने लगे हैं। सेंसर टेक्नोलॉजीज़ हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, रिमोट सेंसिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका रोल बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर में बढ़ गया है। क्रॉप स्काउटिंग और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये मतलब बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से एग्रीकल्चर में इनका समावेश हो रहा है। तो ये वही संभाल सकते हैं जिनके पास नॉलेज होगी और जो अच्छे स्किल्ड हमारे युवा होंगे, तभी इसका फ़ायदा एग्रीकल्चर को भी होगा और उनको खुद भी ये सब जॉब करने में ये फील होगा कि वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल जॉब कर रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप होती चली जा रही है, जो कि कृषि को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नैनो टेक्नोलॉजी है, जीनोम एडिटिंग, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस एरिया में हो रहा है, जीनोम एडिटिंग में, बायो फोर्टिफिकेशन में। तो हमारे युवा जब तक इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे तब तक इसका फ़ायदा हमारे एग्रीकल्चर को नहीं होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। इसलिए इन फील्ड्स में युवाओं को हमें सशक्त करना है, और इसलिए जो हमारे एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरह की शिक्षा दें और इस तरफ आगे बढ़ें। और इसीलिए डॉक्टर पड़ौदा कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि जो एग्रीकल्चर की एजुकेशन है, इसके लिए एक काउंसिल बने, एग्रीकल्चर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ताकि वो एग्रीकल्चर के जो शिक्षा है उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसके मापदंड निर्धारित करें और उसी पैटर्न पर वो शिक्षा ऑल ओवर इंडिया हो, ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स वहाँ से निकले वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करे और एग्रीकल्चर को कम्पिटिटिव बनाए। जो नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का जो समावेश एग्रीकल्चर में होता जा रहा है, उसमें एक डाटा मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी साइंस है और उसका भी समावेश हो चुका है, और इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। और इस क्षेत्र में
लोग मिलते ही नहीं हैं। तो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो अगर हमारे यूथ को पता लग जाए और उनको कोई गाइड करने वाला हो तो उसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं। हमारे देश में यूथ की कोई कमी नहीं है। अब एक रिपोर्ट 2014 की है, उसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा यूथ है। लगभग 35.6 करोड़ यूथ इंडिया में 2014 में था और अभी और भी ज़्यादा हो गया होगा। और उसमें से लगभग 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ करीब वो गांव में रहते हैं और लेकिन उनमें से सिर्फ 5% ही एग्रीकल्चर में काम करते हैं। बाकी सब एग्रीकल्चर को छोड़ के किसी दूसरे ऑप्शन की तलाश में जाते हैं। उसका कारण ये है कि एग्रीकल्चर में कोई क्रिएटिविटी नहीं उनको दिखाई देती, कोई नए ऑप्शंस उनको नहीं दिखाई देते और इनकम जनरेट नहीं होती। इसलिए हमें इस क्षेत्र में इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का समावेश करना है कि जो हमारे यूथ को एक्सेप्टेबल हो और उससे एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा हो और यूथ उसमें ये समझे कि एक सामाजिक उसको रेस्पेक्ट भी मिल रहा है। तो इस तरफ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो लेडीज़ हैं एग्रीकल्चर में काम करने वाली, उनके लिए ऐसा माना जाता है कि 50 से लगभग 66% तक एग्रीकल्चर का काम लेडीज़ ही संभालती हैं और लेकिन इनको डिसीजन मेकिंग में इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। इसलिए इनको भी सशक्त करने की आवश्यकता है, यूथ को भी सशक्त करना है और जो गांव में चाहे वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, उन सबको सशक्त करने की आवश्यकता है और तभी वो एग्रीकल्चर में अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे और एग्रीकल्चर हमारी नेशनल लेवल पर काफ़ी जो योगदान देगी हमारी इकोनॉमी में तथा इंटरनेशनल लेवल पर वो कम्पीट होगी। अब ये जो यूथ है इसको हमें सशक्त बनाने के बाद उसको कैसे एफपीओज बनाए और या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, इस क्षेत्र में भी उनको ट्रेन करना है और फिर वो कैसे प्राइवेट सेक्टर के साथ में अपना कोलैबोरेशन करे और कैसे वो इनोवेशंस करे और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कैसे कोलैबोरेट करें। इन सब चीज़ों की शिक्षा हमें यूथ को देनी है और जो साइंस की नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उन क्षेत्रों में तो उनको स्किल्ड बनाना ही है और जब ये यूथ स्किल्ड हो जाएगा तो निश्चित ही वो या तो अपना कोई काम करने की शुरुआत करेगा या जो वो काम कर रहा है उसमें वो ये महसूस करेगा कि एक हम इज्जतदार काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हमें इस जो यूथ पावर है उसको अच्छी तरीके से नॉलेजेबल और स्किल्ड बनाया जाए। इसीलिए डॉक्टर आर.एस. बड़ौदा कमेटी ने एक नेशनल मिशन ऑन यूथ इन एग्रीकल्चर बनाने की अनुशंसा की है और ये कहा है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का एक फ़ंड भी बनाया जाए जिसे नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन फ़ंड कहें और ये उस यूथ को जो इनोवेट करते हैं या कोई नया काम करते हैं तो उनको एक सीड मनी के लिए उसको यूज किया जाए ताकि ये यूथ गांव छोड़ के न जाए और उस एग्रीकल्चर को एक अच्छा व्यवसाय के रूप में डेवलप करें। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एग्रीकल्चर में अब स्टार्टअप्स काफ़ी आगे आ रहे हैं और जो उद्यमी प्रगति के बच्चे हैं वो चाहे इंजीनियरिंग साइड के हों या आईआईएम वगैरह से पढ़े हों या आईआईटी से पढ़े हों, वो भी एग्रीकल्चर की तरफ रुख कर रहे हैं और इसलिए हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनके अंदर भी एक स्किल जगाने की आवश्यकता है कि वो भी स्टार्टअप्स बने और नए नए उद्यम एग्रीकल्चर में स्टार्ट करें। इसके लिए एक हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी बनाई है, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। इस पॉलिसी को लागू कर दिया गया है और इसको और अच्छी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है ताकि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेट ना बांटें। सर्टिफिकेट का अब ज़माना नहीं है, अब स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। स्पेशलाइज्ड अगर कोई किसी एरिया में है तो निश्चित ही उसको
जीविका मिल जाती है, रोज़गार मिल जाता है। तो ये काम करने की आवश्यकता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया जो है दुनिया के 5 जो सबसे बड़े स्टार्टअप्स के डेस्टिनेशंस हैं उनमें से एक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ वो एक एनवायरनमेंट डेवलप हो रही है जहाँ पर जो यंग हैं या जो युवा हैं वो अपना काम खुद शुरू कर सकते हैं और उसमें बजाय एम्प्लॉयमेंट सीकर के वो एम्प्लॉयमेंट देने वाले बन सकते हैं। इसके लिए नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो कि डीएसटी और ब्राक और आईआईएम के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। इसमें स्टार्टअप्स को एक गाइडेंस दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, वो कैसे आगे बढ़ें और वो रास्ते दिखाए जाते हैं ताकि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकें, उद्यमी बन सकें और स्टार्टअप बन सकें। आईसीआर ने भी एक एग्री बिजनेस इनोवेशन नेटवर्क तैयार किया है, उसमें भी काफ़ी लोग इस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं और आगे अपना काम को बढ़ाते हैं। जो नाबार्ड है हमारी बैंक जो रूरल डेवलपमेंट के लिए है, उसने काफ़ी हेल्प की है इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए और आगे भी इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ है ताकि एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ सकें। अब जो क्रेडिट की बात आती है उसमें फार्मर्स जो छोटे या मझोले किसान हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बहुत कम मिल पाती है और वो बहुत ज़्यादा ब्याज पे जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं उनसे पैसा ले लेते हैं और फिर वो उस ब्याज के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि उससे निकल नहीं पाते और कई बार बहुत बड़े बड़े वो हादसे कर बैठते हैं या उनकी ज़मीनें चली जाती हैं। तो डॉक्टर आर एस पड़ौदा कमेटी ने ये अनुशंसा की है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं इनको एटीएम की तरह से इस्तेमाल करने के लिए कोई तरीका बनाया जाए और इस समय जो इसकी लिमिट 3 लाख की है उसको 5 लाख कर दिया जाए और इस पर जो ब्याज है वो 4% लिया जाए। तो वो जो लोकल मनी लेंडर हैं जो बहुत ज़्यादा ब्याज पे पैसा देते हैं उनसे वो बच सकते हैं। और इस कमेटी ने डॉक्टर आर एस पड़ौदा कमेटी ने ये भी रिकमेंडेशन दी है कि गांव में किसान बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स या जो रूरल एरियाज़ में बहुत कम हैं उनको किस तरह से बढ़ाएं, इसके लिए एक कमेटी जो है वो स्टडी करे और आगे बताए। और जो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के पैटर्न पर अगर हम कुछ कर सकते हैं उसकी भी स्टडी की जाए। तो और जो पहले हमारी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ थीं उनको दोबारा रिवाइव करने के लिए भी सोचा जाए। मार्केट रिफॉर्म में भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस डॉक्टर आर एस पड़ौदा कमेटी ने दी हैं। उसमें एक जो बहुत अच्छी रिकमेंडेशन ये है कि जो ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को बढ़ावा दिया जाए और इसको मैंडेटरी कर दिया जाए ताकि फिर जो किसानों के साथ कई बार हेरा फेरी हो जाती है उससे किसान बच सकें और इंटर स्टेट मूवमेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और जो कुछ ऐसे जो हमारे प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर के जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होती रहती है उन पर प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। उसमें खासकर हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल के प्रोडक्ट्स हैं। और एक प्रोविज़न बहुत ही अच्छा रिकमेंड किया गया है कि जो वेयर हाउसेस में की रिसीट हैं उन पर जो प्लेज्ड लोन है वो 75% वैल्यू तक दिया जाए। तो इससे किसान को बहुत फ़ायदा होगा और वो जो लोकल मनी लेंडर्स हैं वो जो बहुत ज़्यादा ऊंची ब्याज दर पर उनको जो पैसा देते हैं उनसे वो बच सकते हैं। अब ये देखिए कि एग्रीकल्चर में अगर हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा चाहे जितना भी प्रोडक्शन हो जाए वो बेकार ही है। इस समय हमारे पास गेहूं जो है बहुत आवश्यकता से अधिक हमारे पास रखा हुआ है। इसी तरह से हमारे पास जो चीनी है वो हमारी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें एक्सपोर्ट करने हैं लेकिन वो कई बार कई कारणों से एक्सपोर्ट नहीं हो पाते हैं। हमें वो पता होना चाहिए कि
कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमें विदेशी मंडियों में जाने से रोकते हैं। उसमें तो एक सैनिटरी फाइटोसैनिटरी इशू ही है, उसके बारे में किसानों को बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा बहुत सारे प्रोडक्ट तो उनके इसी एक छोटे से अवरोध के कारण रुक जाते हैं। और टैक्स वगैरह हैं वो तो गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन सैनिटरी फाइटोसैनिटरी इशूज़ ऐसे हैं जो फार्मर के लेवल पर देखे जाने हैं, या जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उनको देखना है कि किस तरीके से हम किसानों को और युवाओं को एजुकेट करें। अब ये देखिए कि सन 2000 में हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे एग्रीकल्चर में, वो $6.2 बिलियन थे, और 2018 में ये लगभग $39.5 बिलियन हो गए। लेकिन ये कोई सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली 3.5% की ग्रोथ जब हो तब हम एक्सपोर्ट को सेटिस्फैक्ट्री माने, और 2030 तक तब हम जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। और जो टारगेट है वो ये है कि $60 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा 2030 तक हो जाना चाहिए। तो इसको करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हमारे जो युवा शक्ति है उसको टेक्नोलॉजी से लैस करना पड़ेगा, सशक्त करना पड़ेगा, चाहे वो युवा हैं या चाहे वो लेडीज़ हैं, उन सबको इस तरीके से सशक्तिकरण करना पड़े कि वो टेक्नोलॉजी से भी हों और उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, और इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट तैयार करें, और मार्केटिंग की उनको सारी जानकारी हो। लेकिन उसमें एक अच्छी रिकमेंडेशन ये दी गई है कि सरकार की ओर से वो कंट्री पहचाने जाएं जहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं, और उनकी एम्बेसीज़ में एक काउंसलर रखा जाए जिसका काम सिर्फ यही हो कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको वहाँ के मार्केट में वो प्रमोट करे। इसी तरह से लाइव स्टॉक फार्मिंग के बारे में कहा गया है कि ये हमारे हर गांव में, हर फैमिली में एक छोटी डेयरी होती है। किसी के पास 2 गाय भैंस हैं, किसी के पास 4 हैं, कोई ज़्यादा इससे ज़्यादा भी रखता है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। उसका कारण क्या है कि उनको अच्छी क्वालिटी का चारा, फीड एंड फॉडर उनको नहीं मिल पाता है। तो इसकी व्यवस्था करने के लिए ये आवश्यक है कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे क्वालिटी सीड किसानों को मिल सके, और उसकी एक चेन बनाई जाए, सीड प्रोडक्शन चेन, ताकि हर किसान को उसका लाभ मिले। इसके लिए लाइव स्टॉक मिशन है, उसके अंतर्गत एक विशेष व्यवस्था की गई है। और जो हमारे लोकल ब्रीड्स हैं जो कि बहुत कम इनपुट्स में ज़्यादा पैदावार करते हैं, या जो डिजीज रेजिस्टेंट हैं या हीट टॉलरेंट हैं, इस तरह की जो लोकल ब्रीड हैं उनको हमें संभाल के रखना है और उनको इम्प्रूव करना है। इसकी तरफ भी हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए। और जो इस समय बहुत सारे ऐसे ब्रीड हैं जो जिनको कोई नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो मिक्स हो गई हैं, उनमें भी जो ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं प्रोडक्ट, जैसे दूध को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है अगर कोई गाय भैंस या बकरी या शीप वगैरह हैं, तो उनको भी हमें बचाने की आवश्यकता है, और उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए वो ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे के लिए हमें अपनी जो लोकल ब्रीड्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से संभालना है और इम्प्रूव करना है। और एक लेजिटिमेट अथॉरिटी जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स के लिए बनाई गई है, उस तरह की ब्रीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बनाई जाए, ऐसी रिकमेंडेशन डॉक्टर आर.एस. पड़दा कमेटी ने की है। तो इसके साथ ही एनर्जी एक बहुत बड़ी समस्या है एग्रीकल्चर में। इसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए और कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है, तो हम एनर्जी के एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते। इसलिए डॉक्टर आर.एस. पड़दा कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि एनर्जी के जो दूसरे सोर्सेस हैं उनकी तरफ किसानों को जाना चाहिए, खासकर जैसे सोलर पावर हार्वेस्ट की तरफ किसानों को जाना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, और जो भी सरकार की तरफ से हेल्प हो,
बड़े बड़े वैसे तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस तरह के ताकि किसानों को फ़ायदा पहुँचे और वो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। इनको और भी अधिक सहायता देने की आवश्यकता है इस मामले में। और जो पोटेंशियल है विंड एनर्जी का, उसको भी हार्वेस्ट करें। और जो शुगरकेन और मेज हैं, इनको एथनॉल बनाने के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, इस पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो डॉक्टर RS प्रौदा कमेटी रिपोर्ट से मैंने निकाल कर आपके सामने रखे हैं। और कुछ और जो सुझाव हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और वैसे तो ये मैंने मोटी मोटी बातें ही बताई हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को अगर आप खुद पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको लगेगा कि इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ है किसानों को गाइड करने के लिए, और किसानों से संबंधित, कृषि से संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको गाइड करने के लिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।